प्यारे बच्चों, ज्योतिष चंद्र एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को कवर किया था। आज के इस लेक्चर में हम कुछ पॉइंट्स को रिकॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे, जो आगे के टॉपिक से संबंधित है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन इज 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, जिसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज के वैल्यू को ऑन एन इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन। और मैंने बताया था कि Q इक्वल टू प्लस माइनस N इंटू E होता है। Q से हम लोग किसी बॉडी के ऊपर चार्ज के अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोग मान लें कि चार्ज का ये वैल्यू प्लस माइनस 1 कूलम के इक्वल है, चार्ज ऑन अ बॉडी इज प्लस माइनस 1 कूलम। इसको हम लोग यूनिट वैल्यू ऑफ चार्ज भी बोलेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज और यूनिट निगेटिव चार्ज। तो चार्ज के इस वैल्यू को किसी बॉडी के ऊपर डेवलप होने के लिए अगर हम लोग देखें इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में, तो क्या होगा? ये चार्ज डेवलप होगा ड्यू टू on a body due to deficit of n electrons or excess of n electrons। That is n equal to 6.25 into 10 to the power 18। तो चार्ज का ये वैल्यू बच्चों, जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, किसी बॉडी के ऊपर डेवलप होगा ड्यू टू डेफिसिट ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स और -1 कूलम चार्ज डेवलप होगा ड्यू टू एक्सेस ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स, जिसके लिए n का वैल्यू क्या होगा? 6.25 into 10 to the power 18। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब किसी बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होकर दूसरे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो इस केस में क्या होता है? फर्स्ट बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और सेकेंड बॉडी के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में ग्लास रड और सिल्क क्लॉथ वाले एक्सपेरिमेंट में समझाया था। अब हम लोग देखेंगे कि n का ये वैल्यू अगर फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको एक बार देखते हैं कि चार्ज का वैल्यू हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे, दैट इज प्लस 1 कूलम, जो क्या होगा? n इंटू ई के इक्वल होगा। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों? Q इक्वल टू n इंटू ई। जब हम Q का वैल्यू प्लस 1 कूलम रखेंगे और n क्या है यहाँ पर? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन। तो क्या हो जाएगा? n इंटू ई का वैल्यू कितना होता है? 1.6 into 10 to the power -19 कूलम।
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको क्या लिखेंगे, n इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ हो। तो देखिए यहाँ भी 1 कूलम है और ये भी कूलम में है, तो केवल क्या हो जाएगा, ये एक रेशियो होगा जिसको लिख सकते हैं 1/1.6 को लिखेंगे 16/10 इंटू 10⁻⁻19 को 1/10⁻19। ये किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हुआ है, 10⁻⁻19 को 1/10⁻19 लिखेंगे। एक्सपोनेंट का फॉर्मूला होता है a⁻m इक्वल टू 1/a⁻m। अगर किसी नंबर के ऊपर नेगेटिव पावर होगा, जैसे a⁻m, तो उसको क्या लिखते हैं, एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग a⁻m, 1/a⁻m। तो 10⁻⁻19 को क्या लिखेंगे, 1/10⁻19। अब इस टर्म को हम लिख सकते हैं 1/16/100 इंटू 1/10⁻18। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि ये सेलेक्टेड वैल्यू है, n इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18। जब कभी भी आपको ऐसा टर्म दिखे तो हम लोग इसका यूज करेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये 16/100 है तो 100 ऊपर जाएगा, तो 100/16 हो गया, जिसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे 25/4 इंटू ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा 10⁻18, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 25/4 को क्या लिखेंगे 6.25 इंटू 10⁻18। बच्चों जब कभी भी आपको ऐसा वैल्यू दिख जाए, ये 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो आप 6.25 इंटू 10⁻18 लिखेंगे। ये आपको न्यूमेरिकल में यूज होगा, जगह जगह ये यूज होगा। तो जब कभी भी ऐसा टर्म आपको दिख जाए 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 6.25 इंटू 10⁻18 के इक्वल। याद रखना है इस वैल्यू को, कि जब कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ये वैल्यू दिखे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो आपको लिखना है 6.25 इंटू 10⁻18। अब आपको समझ में आ गया हो। तो जब किसी बॉडी के ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका मतलब है कि उस बॉडी से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स की कमी, और ये -1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज होने का मतलब है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से ट्रांसफर होकर अगर उस बॉडी के अंदर आ जाएगा, तब ये नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। मीन्स n इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस होने के कारण ये नेगेटिव चार्ज, यूनिट नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
बच्चों अब आगे का टॉपिक है फ्लो ऑफ करंट। अब फ्लो ऑफ करंट जो टॉपिक है, इससे पिछले क्लास में मैंने करंट के बारे में बताया था कि करंट क्या होता है। करंट के बारे में पता है कि करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू बाय टी। यहाँ पर क्यू बाय टी ये क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ और इसको बोल सकते हैं कि चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। अब जब किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया होके कुछ चार्ज फ्लो होता है पर यूनिट टाइम, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा होता है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, तो इसको समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जिससे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना पॉसिबल है, यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकता है। किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से क्यों नहीं फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टिंग मटेरियल से ही केवल होता है। जैसे कोई मेटेलिक कंडक्टर ले लिए तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उससे पास हो सकता है इजीली, जबकि इंसुलेटर से नहीं होता है ऐसा। इसके पीछे का क्या लॉजिक है, तो थोड़ा सा हम कंडक्टर के कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे कि क्या होता है कंडक्टर में, ऐसी क्या खास बात है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है और इंसुलेटर में ऐसा नहीं हो पाता है। बच्चों आप जानते होंगे कि हम लोगों के घर में जो वायर यूज होता है, वो हम लोगों के घर में जो वायर यूज होता है वो किसी न किसी मेटल का होता है, जैसे कॉपर का, एल्यूमिनियम का। तो अगर हम लोग मोस्ट ऑफ केसेस में देखते हैं कॉपर का वायर यूज होता है, तो कॉपर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 29। और कॉपर के, अगर हम कॉपर का देखें एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाए तो इनके न्यूक्लियस में 31 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 29 प्रोटॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ऑर्बिट में रोटेट करता है, ऑर्बिट में इसका रोटेशन होता है ये इलेक्ट्रॉन्स। ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी कितने हैं, 29। टोटल 29 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल होता है, 20। तो 29 इलेक्ट्रॉन्स और 29 प्रोटॉन्स होते हैं और 31 न्यूट्रॉन्स। तो इस 29 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन जो सबसे ऑटर ऑर्बिट में होता है, मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एक सबसे ऑटर ऑर्बिट में है, जो न्यूक्लियस किससे क्या है, सबसे दूर है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये कभी भी इस ऑर्बिट से बाहर जा सकता है। ये मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है, इनके लिए कोई बंधन नहीं। जैसे किसी कंडक्टर के बारे में अगर हम बात करें कि ये एक कंडक्टर है, सपोज ये कंडक्टिंग मटेरियल है, तो इसमें क्या है, इसका लेंथ अगर हम लोग यूनिट लेंथ कंसीडर कर लें कि लेंथ इसका 1 मीटर है, तो 1 मीटर लेंथ में अगर देखा जाए एटम्स को, तो ढेर सारे एटम्स हैं कॉपर के, मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। और प्रत्येक एटम में, यानी एक एटम, कॉपर के एक एटम में केवल एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये कैसा इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम में अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल मान लेते हैं इसमें मिलियंस ऑफ एटम्स हैं, तो मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
जो रेंडमली मूव करते रहता है। इनके मूव करने का, जैसे दो एटम्स के बीच जो स्पेस है, इस स्पेस में घूमते रहता है रेंडमली, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है किसी भी डायरेक्शन में। लेकिन जब हम लोग इस कंडक्टर को किसी बैटरी के या किसी सेल के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, करंट फ्लो होता है इनके पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल के तरफ। तो जैसे ही कनेक्ट करते हैं किसी बैटरी से इस कंडक्टर के एंड्स को, सपोज ये ए है और ये जो अनदर एंड है इसका, ये क्या है, बी है। तो कनेक्ट करने के बाद इस क्रॉस सेक्शन का इधर का जो मतलब रीजन है यहाँ का, ये हाइयर पोटेंशियल का रीजन हो जाता है, और इधर क्या होता है, एक लोअर पोटेंशियल का रीजन डेवलप होता है। इधर क्या होता है, एक लोअर पोटेंशियल का रीजन डेवलप होता है, जिसके कारण इस मीडियम के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, जिसका डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो करंट के डायरेक्शन के अलोंग होता है। मतलब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में। और यहाँ का पोटेंशियल, अगर हम इस पॉइंट ए के पोटेंशियल को देखें, पोटेंशियल को हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे कि क्या होता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, V, और सब स्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे, A। और इस पॉइंट के पोटेंशियल को क्या लिखेंगे, V सब स्क्रिप्ट में B। यहां पर पॉइंट ए का पोटेंशियल बी के कंपैरिजन में क्या होगा, हाइयर होगा। तो जैसे आप करंट के डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। याद रखिएगा बच्चों कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीजेज। तो करंट का जो डायरेक्शन होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। तो ये बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब इनके ऊपर फोर्स लगेगा। सपोज मान लेते हैं कि यहाँ कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनके ऊपर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिनके कारण क्या होता है, कंडक्टर में मूवमेंट। अगर इन फोर्स के मैग्नीट्यूड को देखेंगे तो इसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू इंटू ई। F इक्वल टू क्या, क्यू इंटू ई। क्यू क्या हो गया, ये चार्ज। सपोज ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो एक चार्ज पार्टिकल है, तो ये चार्ज का वैल्यू हो जाएगा कितना, जितना एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी सर्किट में करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के तरफ। जब किसी कंडक्टर को किसी बैटरी या सेल के अक्रॉस हम लोग कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ का जो इंड होता है वहां हाइयर पोटेंशियल का रीजन डेवलप होता है, और दूसरे तरफ जो है लोअर पोटेंशियल का रीजन होता है। और करंट हमेशा हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। यहां लिख देते हैं कि VA इज मोर देन VB, मीन्स पोटेंशियल एट पॉइंट A इज मोर देन पोटेंशियल एट पॉइंट B होगा बच्चों। तो करंट हमेशा क्या होगा, फ्लो करेगी इस सर्किट में। जैसा कि L लेंथ का कोई कंडक्टर कंसीडर किए हैं, तो हमेशा इसमें जिसका एक इंड क्या है, A है, और अनदर इंड क्या है, B, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा इसमें, A टू B। और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स केवल और केवल कंडक्टिंग मटेरियल्स में होते हैं। इंसुलेटर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिनके कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ्लो होना ऐसे मटेरियल से पॉसिबल नहीं है जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा उसको हम कंडक्टर नहीं बोलेंगे, वो इंसुलेटर के कैटेगरी में आएगा ऐसा मटेरियल। और ऐसे मटेरियल्स जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंडक्टर के कैटेगरी में आएगा। तो करंट के फ्लो होने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे मटेरियल से करंट फ्लो हो सकता है जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब याद रखना है एक बात और कि करंट का डायरेक्शन हमेशा किसी सर्किट में
पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है और इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन हमेशा निगेटिव टू क्या होता है, पॉजिटिव बच्चों। तो अगर इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को देखा जाए तो इस सर्किट में तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन करंट के ठीक अपोजिट है। अगर देखा जाए यहां पर लिख देते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए, दैट इज ये डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगर बच्चों हम लोग मान लें कि किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया होके n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है पर यूनिट टाइम, तो चार्ज कितना फ्लो होगा इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि करंट कितना फ्लो होगा थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए कंसीडर करते हैं कि इफ n इलेक्ट्रॉन्स flowing through the cross section of a conductor in time t, then the charge flowing through it is क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू n इंटू ई। सपोज n इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया होके इससे होके कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा, n इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार्ज के अमाउंट को अगर लिखेंगे कि चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जिसको लिखेंगे Q इक्वल टू n इंटू ई। ये आप लोगों को याद रखना है। और करंट के बारे में अगर पूछा जाए कि करंट कितना फ्लो होगा, तो करंट के लिए फॉर्मूला है देयरफॉर I इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q बाय T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है करंट का फॉर्मूला, और Q का वैल्यू क्या है, NE डिवाइडेड बाय क्या होगा, T। तो हम लोग लिख सकते हैं, इससे क्या फॉर्मूला आ गया, I इक्वल टू NE बाय T। ये याद रखना है बच्चों। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए कि कैसे इसका यूज करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल्स देख लेंगे अभी।
चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स come out from negative terminal of a cell in 10 seconds if current flowing through it is 1 ampere. If current flowing through it is 1 ampere, चलो 2 एम्पियर कर देते हैं। अब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कम आउट फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल इन 10 seconds if current flowing through it is 2 ampere। बोला जा रहा है कि अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया होके 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो इन 10 seconds तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या लिखेंगे, जो गिवन है पहले उसको लिख लेंगे। क्या गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचेगी, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से निकलेगी 10 सेकेंड से, यदि करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जा रहा है। तो आई का वैल्यू इसमें कितना गिवन है, 2 एम्पियर, टाइम गिवन है 10 सेकेंड्स। ई आप लोगों को पता होगा, ई का वैल्यू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है फॉर्मूला, आई इक्वल टू NE/T। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग आई का वैल्यू पुट करेंगे, कितना है 2 एम्पियर इक्वल टू n फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम डिवाइडेड बाय t, टाइम कितना है 10 सेकेंड्स। अब इसको यहां लिख रहे हैं, 2 इंटू 10 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अगर हम लोग इस वैल्यू का यूज करें, n का वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 10 20 होगा, 20 इंटू और ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 को इसके नीचे लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ आएगा तो 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। बच्चों इससे कुछ देर पहले
ये हम बता चुके हैं कि 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 अगर कहीं पर आ जाए ऐसा टर्म, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 6.25 इंटू 10⁻18। बताए थे आप लोगों को कि जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करने लगेंगे तो आपको ऐसा टर्म आएगा जिसका वैल्यू आपको याद रखना है कितना, 20 इंटू क्या लिखेंगे, 6.25 इंटू 10⁻18। चलिए अब ये क्या है, 2 इंटू, इसको आप 2 इंटू 10 लिख सकते हैं और इस 2 को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.25, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12.50 है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा 1250 हो जाएगा और फिर एक 0, 2 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल को प्लेस करेंगे यहाँ पर, 12 पॉइंट कितना हो जाएगा 12.25 है ना, एक 0 और होगा, हाँ एक 0 कितना हो जाएगा, एक 0 और हो जाएगा, ठीक है। और इंटू क्या लिखेंगे, अब यहां अगर हम लोग डेसिमल देंगे तो डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर, इंटू 10⁻18। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका है, डेसिमल को हम लोग एक डिजिट के बाद हमेशा प्लेस करते हैं, तो क्या लिखेंगे 1.25 इंटू इसको 10⁻, लेफ्ट साइड ले जाएंगे 2 डिजिट तो 10 का पावर 2 हो जाएगा, इंटू 10⁻18, तो इसको लिखेंगे 1.25 इंटू 10⁻18। ये आपको n का वैल्यू आ गया, n का वैल्यू कितना आ गया इस क्वेश्चन में, n इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻20, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कम आउट फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल इन 10 सेकेंड्स। तो किसी सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कितने इलेक्ट्रॉन्स 10 सेकेंड्स में बाहर निकलेंगे, 1.25 इंटू 10⁻20। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आया होगा। इस लेक्चर में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।